Welcome to my channel Sach Baat Official. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार और फिर से हाजिर हुई है हज़रत मुफ्ती साहब से। एक सनातनी भाई का सवाल ये है कि आप हज़रत ये बताएं कि ज़िमनी स्टेटस क्या होता है, और क्या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हिंदुस्तान में ज़िमनी स्टेटस में इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। हज़रत मुफ्ती यासिन नदीम साहब ने वाज़े तौर पे कहा, कोई ज़रूरी नहीं उन्होंने गड़बड़ी की हो। वो अलग बात है कि इस्लामी हुकूमत थी, उसके बावजूद भी गलतियां हो सकती हैं, या फिर वो अपनी जगह पे ठीक हो, या किसी और इस्लामी रूलर्स ने गलत किया दिया हो, जैसे कि फ़िलिस्तीन और दूसरे ममालिक, इस्लामी ममालिक का नाम लिया। लिहाजा इसी वजह पे पूरी गुफ्तगू चल रही है। आप देखिए एजेंट भाई, क्या नाम है आपका और मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? मैं नॉन मुस्लिम हूँ मुफ्ती साहब आदाब। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि शायद कुछ मैट्रिक्स वैट्रिक्स देकर आ रहे हैं। मुफ्ती साहब ये वो वाले हैं। आप हाँ, हमारे पहचाना नहीं? जमाने की वो हिट फिल्म। एक सेकंड रुक जाए, एकदम से जिनने वो सवाल किया था आपसे, वो रेप वाला, ये वही वाला है। वो वाले हैं? अच्छा खैर, जो भी मैट्रिक्स वाले तो नहीं है भाई। आदि मुफ्ती साहब, आप अपने कारिंदों को ये जो कयास लगाते रहते हैं इसको बंद करवा दें। ये आदि भाई है, देखें आदि भाई, अगर रोज एक नाम से आएंगे तो पहचान भी जाएंगे। अब कभी किसी के एजेंट बने फिर रहे होते हो, कभी किसी के एजेंट बने फिर रहे होते हो, तो हम कयास ही लगा सकते हैं। अब कोई हम ब्रह्म तो है नहीं कि जो हम जान लेंगे। लेकिन अब इस तरह कहना कि रेप का क्वेश्चन और ये सब थोड़ा सोच समझ के बोलना हाँ, तो किया है किसी ने तो हम अपने कयास ही लगाएंगे भाई। आपने भी तो कयास ही लगा रखा है। चले आगे बढ़े। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी जो ये आपने धिम्मी वाली बात कही थी, तो थोड़ा धिम्मी का स्टेटस आपसे समझना चाहता हूँ जी। कि जैसे औरंगजेब के शासन में जो हिंदू थे तो वो फिर धिम्मी हुए ना? पता नहीं, औरंगजेब को दिफा करने के लिए और डिफेंस करने के लिए मैं बैठा ही नहीं। औरंगजेब ने हजार गलतियां की होंगी। हु केयर्स? मुफ्ती साहब, मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धिम्मी स्टेटस की बात कर रहा हूँ। तो ज़िम्मी स्टेटस की वो बात करें जो कुरान और हदीस में। तो वो क्या उसके औरंगजेब के शासन में लागू नहीं होगा कुरान और हदीस? हो सकता है कि औरंगजेब ने गलतियां की हो, बहुत से अहकाम है कुरान को जो औरंगजेब ने नहीं माने, तो हम क्या करें? अब आप ठीक है, अब आप बच रहे हैं मुफ्ती साहब। बच नहीं रहे हैं। आपकी बंदूक में जो एमिनेशन था उसे हमने खत्म कर दिया 2 सेकंड के अंदर। कोई बच नहीं रहे। मैं तो यहीं पर पहले ही डिस्क्लेमर लेकर बैठा हूं कि मुझे मुस्लिम रूलर से कोई लेने देने नहीं। हमारे दौर के हों कि पुराने दौर के हों, आज के दौर के मुस्लिम रूलर्स हैं, क्या समझते हैं कि हम उनके लॉयल हैं? सबसे ज्यादा बदमाशी तो उन्हीं की है। हाँ। अगर वो ठीक होते तो क्या मुसलमानों को पर कहीं भी की दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म हो रहा होता? फलस्तीन में लोग जो है भूखे मर रहे होते? नहीं, हम उन सबको मुजरिम मानते हैं। नहीं, तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि जिम्मी स्टेटस इंक्लूडिंग उन ममालिक के रूलर्स भी के जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहते हैं, हम उनको भी मुजरिम मानते हैं। तो इसलिए हम यहाँ इस्लाम की बात करने बैठे हैं, रूलर्स की बात करने नहीं बैठे। तो इस्लाम तो अप्लाई होगा ना, औरंगजेब के टाइम पर भी इस्लाम अप्लाई होगा ना? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी मुस्लिम रूलर ने गलत किया हो, 20% किया हो, 30% किया हो, 100% किया हो, डिपेंड करता है कौन रूलर है और किस दौर की बात हो रही है। तो मुझे यहां किसी भी तरह की का जो डिफेंस है वो इस्लाम के ताल्लुक से हमें करना है, ना कि किसी मुस्लिम रूलर के। तो आप लोगों का मसला यही है कि आप बात करते हैं मुस्लिम रूलर की, लेकिन एतराज आपका इस्लाम पर होता है। हम आपको इस बात पर लेकर आ रहे हैं कि नहीं, आप इस्लाम पर एतराज करें, मुस्लिम रूलर को पर मिट्टी डालें। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे अगर उन्होंने जिम्मी का स्टेटस दिया तो आपकी कानून लेकर ही दिया ना, कहीं उसने अपने पास से तो कानून बनाए नहीं। देखें, जिम्मी का स्टेटस अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे वो माना जाएगा, या औरंगजेब या कोई दूसरे मुस्लिम रूलर देंगे वो माना जाएगा? तो इस्लामिक कानूनों के तहत ही दिया ना। दोनों मैंने आपसे 2 ऑप्शन दिए, कौन सा स्टेटस माना जाएगा? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे वो माना जाएगा, या कोई दूसरा रूलर देगा वो माना जाएगा? जो इस्लामिक कानूनों के मुताबिक होगा। उसूल क्या है? उसूल प्रिंसिपल क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटस दिया हुआ होगा, जो उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, जो उनका हुक्म होगा, वो माना जाएगा ना? जी जी। ठीक। तो अभी जो आपने मैं आपको स्टेटस बताता हूं। अब मैं बताता हूं स्टेटस क्या है।
जी जी इमेजिन करें कि एक शख्स मरने वाला है, करीब उसकी मौत आने वाली है, उसको अंदाजा हो गया। अब अगर वो वसीयत लिखेगा तो आपको क्या लगता है कि वो कोई जोक मारेगा, या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वो लिखेगा, भाई अब मैं जा रहा हूं फाइनली, ठीक है, अब मुझे वो बात बतानी है अपने रिश्तेदारों को और जो लोग पीछे रह जाएंगे कि जो पूरी जिंदगी उनके काम आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही तो लिखेगा ना वसीयत में, जी जी ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात होने वाली थी तो आपने जो वसीयत की उसमें जो अल्फाज हैं वो है जिम्मियों के बारे में, और अल्फाज हैं कि लहुम मालिल मुस्लिमीना व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन, ये अरबी के अल्फाज हैं एग्जैक्ट वही। क्या कहा आपने कि उनके हुकूक वही हैं जो मुसलमानों के हैं और उनकी जिम्मेदारी वही है जो मुसलमानों की है, इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं अब आपकी बात मान लेता हूँ इस पे। बस एक दूसरा एक छोटा सा सवाल है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस पे आपका इस्लामी नजरिया जानना चाहता हूँ कि अस्तित्व पे इस्लामी नजरिया क्या है। किसके एग्जिस्टेंस पर? कोई जैसे अस्तित्व अगर कहा जाए कि कोई अस्तित्व है, आखिरकार वेदांत को भी एग्जिस्टेंस जानने के लिए इस्लाम के पास आना पड़ा। कमाल हो गया। इस तरह न कहिए, हम सबका नजरिया जान रहे हैं, तो वो आपका भी नजरिया जानना चाहते हैं कि इस्लाम का क्या नजरिया है। ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा सवाल पूछा। सुनो, एक बात बताओ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स भी है जिसमें रेगुलर एसआईपीज होती हैं, स्टॉक्स भी हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या करें मुफ्ती? नहीं, हमारे यहाँ तो एक वो है कि साक्षी होना चाहिए, एक दृष्टा होना चाहिए, इस तरह का कुछ है। तो मैं लगभग अपना तो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। इनके नजदीक उसी चीज का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस माना जाएगा जिसका एक ऑब्जर्वर मौजूद है, और उस ऑब्जर्वर को अपनी ऑब्जर्व की बुनियाद पे उसका इल्म हो, उसकी नॉलेज हो, तो उस चीज का एग्जिस्टेंस माना जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक कमरे में कुर्सी पड़ी है तो उस कुर्सी को देखने वाला होना चाहिए, और उस कुर्सी को देखने वाले को ये पता होना चाहिए कि कुर्सी है, तभी उस कुर्सी का एग्जिस्टेंस माना जाएगा, नहीं तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए उस ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो ये तो एक साइंसी उसूल है, और ये जो नजरिया है ये इसने खल्त मल्त कर दिया नॉलेज और एग्जिस्टेंस, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस के दरमियान। एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी इक्वल नहीं, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस के दरमियान कंफ्यूजन। मिसाल के तौर पर एक कमरे में खाली कमरा है, उसमें कुछ नहीं है, एक कुर्सी रखी हुई है, उसको कुर्सी को कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पता कि कुर्सी रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। एक आदमी ने उस कुर्सी को देखा और पता चल गया कि हाँ भाई कुर्सी रखी हुई है, तो यह है नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस का पता चल गया, देयरफॉर द चेयर एग्जिस्ट्स। लेकिन जब तक कि नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ना हो क्या चेयर है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी जो इंसान है कि जिनकी नॉलेज की बुनियाद सबसे प्राइमरी जो सोर्स है वो है सेंसेस, जब तक कि उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो उनके एतबार से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है थॉट प्रोसेस में। जी, समझ में आया? हमारे नजदीक वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन कोई जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन वन कैन एग्जिस्ट। खुदा को किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, खुदा एग्जिस्ट करता। जी, अच्छा, एक मुफ्ती साहब, एक मान लीजिए कुर्सी रखी है, ठीक है, ये तौहीद के ही मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ, एक कुर्सी रखी है और एक जिंदा आदमी है और एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो जिंदा आदमी के लिए कुर्सी का अस्तित्व है, क्या डेड बॉडी के लिए भी कुर्सी का अस्तित्व है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखें, आप जो भी मिसाल देंगे वो मिसाल देंगे मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस की। डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है या नहीं? मुफ्ती साहब इसको थोड़ा हिंदी में बोल दें, मेरे यहाँ अंग्रेजी में हाथ कमजोर है। अंग्रेजी में हाथ कमजोर न कहें, अंग्रेजी में अक्ल कमजोर कहें, जहन कमजोर कहें,
हाथ का अंग्रेजी या जबान से क्या ताल्लुक? अब ये जो मैंने आपको मिसाल दी है ना, अंग्रेजी में हाथ कमजोर है, जबकि हाथ का जबान में कोई ताल्लुक नहीं होता। एक मेटाफोर बोला, ठीक? जी 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 जबान के लिए हाथ की कोई अहमियत नहीं और हाथ के लिए जबान की कोई अहमियत नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम बोलते हैं। जी जी हाथ भी एग्जिस्ट करता है, जबान भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपने दोनों को एक साथ बोला। तो पॉइंट ये है कि अगर एक कमरे में एक कुर्सी है और एक जिंदा इंसान भी मौजूद है, एक मुर्दा भी मौजूद है, जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है सिवाय इसके कि जिंदा में रूह है, मुर्दा में रूह नहीं है? ठीक है ना? जिंदा जो है कुर्सी, ऑब्वियसली बात है कि एक जिंदा के लिए तो अहमियत रखेगी, मुर्दा के लिए कोई अहमियत नहीं, चूंकि मुर्दा को उस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठना। लेकिन लेकिन अगर वो जिंदा उस मुर्दा को कुर्सी पर बिठा दे जी ताकि उसके अंतिम संस्कार में आसानी हो, तो मुर्दा के लिए अहमियत रखा कि नहीं उस कुर्सी ने? नहीं एक अहमियत मुफ्ती साहब अलग चीज हो गई। क्या आपने अस्तित्व अहमियत हो जाएगा मुफ्ती साहब के लिए? वो अस्तित्व हो जाएगा, अहमियत अलग चीज हो गई। भाई जो बंदा इस दुनिया से चला गया, हाँ वो अब किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है ना, जो यहाँ ठीक है। मौजूद ही नहीं है, उसके हाँ, लिए हाँ। यहाँ की जो चीजें मौजूद है उनकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ है तो नहीं। बस वही मैं कह रहा हूं। तो ये अंतर इसलिए आया कि एक जिंदा में चेतना है और जो मर गया उसमें चेतना नहीं है। तो यानी कि अस्तित्व के लिए चेतना का होना जरूरी है। जैसा कि आपने अभी कहा भी कि आदमी अनुभव करता है तो अस्तित्व आता है। चेतना तो से, चेतना को क्या कहेंगे हम उर्दू या इंग्लिश में? कॉन्शियसनेस, जी ठीक है। जी जी जी। तो चेतना का होना जरूरी है किसी अस्तित्व के लिए, तभी उसका अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। ये मेरा कहना है। यही आप इनसे तौहीद से थोड़ा सा नहीं, यानी अगर जिंदा आदमी में चूंकि कॉन्शियसनेस है वो समझ सकता है, जी ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तो ये जो ये हमसे कह रहे थे कि चेतना का इसमें कोई महत्व तो नहीं है, तो बस इतनी ही बात थी, वही क्लियर हो गया। मैं ये कहना चाहता था कि अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो उसको उसका अस्तित्व होने के लिए चेतना का जरूरी है। बिना चेतना के किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता और ना हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे कुर्सी के अलावा? आप बताएं कुछ मुफ्ती साहब, फिलहाल अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। सुप्रीम बीइंग पर अप्लाई करना चाहेंगे? बताएं किस तरह। आई डोंट नो, अपना जो आपका जो फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस है वो सुप्रीम बीइंग पर अप्लाई करें, खुदा पर करें, परमेश्वर पर करें। वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? लेकिन हजरत इन्होंने जो भी एक बात कही है तो इसमें तो पैराडॉक्स है, इलॉजिकल बात है। इन्होंने कहा है कि किसी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्शियसनेस जरूरी है। तो ये तो जिस बंदे की जिसके पास कॉन्शियसनेस है उसको दूसरे का एग्जिस्टेंस जानने के लिए कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। एक नॉन कॉन्शियस चीज भी तो एग्जिस्ट करती है, सेल्फ एग्जिस्टेंस तो उसका तब भी मौजूद है। अब यानी कि कुर्सी, यानी कि मिसाल के तौर पे कुर्सी में कॉन्शियस नहीं है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके अंदर कॉन्शियस है। तो अगर उस मुर्दे के अंदर जो कॉन्शियस से खाली हो गया, उसके नजदीक अब उस कुर्सी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है वो बात अलग है। लेकिन कुर्सी का एग्जिस्टेंस उसकी कॉन्शियसनेस जाने के साथ ही खत्म थोड़ी नहीं हो गया। सेल्फ एग्जिस्टेंस तो तभी कुर्सी का बाकी रहा। मैंने इसीलिए कहा कि इन्होंने जो है शुरू में जो आप लोग जो है ना एग्जिस्टेंस और नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस को इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस अलग है। मसलन मुर्दा चला गया, इस दुनिया से चला गया, कुर्सी तो अभी भी है ना, कुर्सी नहीं गई, कुर्सी वहीं पर मौजूद है। हाँ, अब मुर्दे को समझ में नहीं आएगा कि कुर्सी है कि नहीं। इसका मतलब ये कि उसकी जो नॉलेज की पावर है वो खत्म हो गई। मान लो अगर उसमें नॉलेज की पावर हो जाए मरने के बावजूद, तो अब कुर्सी उसके लिए फिर भी मौजूद है। तो नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस को आपने मिक्स कर दिया। तो हालांकि ये बात सही है जो आपने बताया मुफ्ती साहब, वो बहुत ज़्यादा हमारे आपके नज़रिए में फ़र्क नहीं आ रहा है। अब जो जैसे वो कुर्सी का कह रहे हैं कि उनका कुर्सी का सेल्फ अस्तित्व है, तो उसके लिए फिर अब चूंकि खैर वो बात मैं यहाँ नहीं करूँगा डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट की,
तो उसको भी अगर ये देखें तो कुर्सी का सेल्फ अस्तित्व तभी है जब हम उसको देख रहे हैं, और जब हम नहीं देख रहे हैं तो कम से कम जो साइंस का ये एक प्रयोग है तो वो कहता है कि वो कुछ भी हो सकता है, कोई उसका गारंटी नहीं है कि उसका अस्तित्व होगा ही। कहने का मतलब है कि एक प्रेक्षक का रहना जरूरी है। चले ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, नमस्कार। चलो कुछ लोग ठीक कह है रहे हैं भाई, तो इजाजत लेते हैं आपसे। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? जी हजरत, आज मेरी आवाज में दो मसले हैं। एक तो मेरा जो कुदरती माइक है वो खराब हो रखा है, और एक जो ये आर्टिफिशियल माइक है ये भी खराब हो रखा है। अच्छा चले ठीक है।